Hello and welcome to the ChemFact Education। जो लास्ट वीडियो थी द स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन डिफरेंट ज्योमेट्रीज, तो मैंने आपको बहुत सारे ज्योमेट्रीज जो है कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रीज लीनियर से लेके स्क्वायर एंड प्रिज्मेटिक एंड डोडेकाहेड्रल तक समझाया है कि किस तरीके से हम उनकी एनर्जी को देख सकते हैं। और इस लास्ट वीडियो का पर्पज़ ये है कि मैंने जो ट्रायंगल प्रिज्मेटिक ज्योमेट्री है और स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक है उसमें डीजेड स्क्वायर को लेके कुछ बच्चों को डाउट रहता है जनरली, इसलिए मैं उन दोनों के बीच में एक साथ ही कंपैरिजन करूंगा सो दैट कि आपको समझ में आए कि डीजेड स्क्वायर की एनर्जी कम और ज़्यादा क्यों हुई है। तो देखो, तुम्हें पहले ये बात ध्यान रखना कि मैंने उतने ही एक्सप्लेनेशन दिए हैं जितने, क्योंकि यहाँ पर ऐसा स्टूडेंट नहीं है कोई भी वीडियो रिकॉर्डिंग में, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि इसको कितने डाउट है। जैसे मुझे लगा कि स्क्वायर एंड प्रिज्मेटिक में किसी को दिक्कत रही तो मैं उसकी वीडियो को आगे बनाने आया हूँ। तो आप लोगों को जिसमें भी डाउट है, ये ChemFact एजुकेशन चैनल जो है, आपको किसी भी वीडियो पे डाउट है, जेन्युइन डाउट है, तो आप लिखिए, उसका रिप्लाई आपको ज़रूर ही मिलेगा, वो किसी वीडियो में या फिर वहीं हम कमेंट करेंगे। कई बार क्वेश्चंस के आंसर हम नहीं करते हैं, जैसे मैं खुद नहीं करता हूँ क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं या फिर कुछ वो मीनिंग नहीं बना रहे होते। जैसे जीओसी जब मैं पढ़ा रहा था, किसी एक बच्चे ने पूछा था, सर एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया ये कंपाउंड एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है और क्वेश्चन में दे रखा हो होमो एरोमेटिक कंपाउंड, तो हम, और होमो एरोमेटिक ऑप्शन में ना हो, तो हम किसको टिक करेंगे? तो जब जो कंपाउंड है जब वही ऑप्शन में नहीं है तो तुम किसको टिक करोगे? तो ऐसे क्वेश्चन का तो कोई मीनिंग नहीं है। एग्जाम में 100% एक ऑप्शन होगा कि ये कंपाउंड किस टाइप का है, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, होमो एरोमेटिक, क्वासी एरोमेटिक, यानी जो कंपाउंड है वो तो रहेगा। इसलिए बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत इजी होते हैं और जो मैं चाहता हूं तुम खुद लोग सोचते रहो इस चीज़ पे कि कैसे आंसर होगा, क्योंकि जिस एग्जाम को हमें क्लियर करना है उसके लिए हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने और सोचने का तरीका बहुत फास्ट होना चाहिए और बहुत अच्छा होना चाहिए। जब मुझे लगता है कि इन बच्चों का भी सोचने का तरीका वो नहीं है तो मैं उस डाउट को पेंडिंग छोड़ता हूँ कि बेटा और सोचो, तुम अपने डाउट्स पे सोचो, इतना डिफिकल्ट सवाल नहीं है, बाकी लोग इससे कर चुके होंगे, इसलिए मैं तुम्हें खुद ही सोचता हूँ। तो अब मैं कंपेरिजन तुम्हारे सामने बना रहा हूँ ट्रायंगल प्रिज्मेटिक एंड स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक। अब तो ध्यान से समझें ट्रायंगल प्रिज्मेटिक ज्योमेट्री क्या होती है। मैंने इसको पहले भी बताया था, मैं इसको एक ट्रायंगल की तरह बना रहा हूँ, यानी कि एक लिगेंड जो है, अब हम आराम से चलेंगे क्योंकि जो कोई डाउट का पोर्शन है तो वहाँ हम टाइम स्पेंड करेंगे ऑब्वियसली। ये है 3 लिगेंड ऊपर, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट इसके ही नीचे इस तरीके से 3 लिगेंड यहाँ पर भी प्रेजेंट हैं। क्या? क्योंकि अगर आप ज्योमेट्री समझ गए स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल बहुत इजीली समझ जाएंगे। जैसे कि मैंने पहले बताया ये हैं लिगेंड्स, और अगर इनको तुम हाइपोथेटिकली इस तरीके से लाइन से जोड़ दो तो आप लोगों को एक प्रिज्म बनता नजर आएगा। इसको हम ट्रायंगुलर प्रिज्मेटिक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसका जो बेस है वो कैसा है? ट्रायंगुलर है। और ये बात ध्यान रखना बेटा, ये आपस में इन लिगेंड्स के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, बस ये तो लिगेंड्स हैं जो एक दूसरे को अप्रोच करते हुए नजर आ रहे होंगे। मेटल जो है वो बिल्कुल बॉडी की सेंटर पे है, और क्योंकि मैं कलर्ड चौक का यूज इसलिए कर रहा हूं ताकि तुम्हें बहुत क्लैरिटी समझ में आ जाए कौन सा मेटल है और कौन सा लिगेंड। अब तुम ध्यान से देखो, ये खुद से इमेजिन करने वाली चीज हुई, इसमें ये कहां पर है तो तुम्हें समझना है। मैं बिल्कुल मेटल की जगह पे हूं, मेरे से ऊपर 2 यहां पे है लिगेंड, एक आगे है, 2 पीछे यहां पे है नीचे और एक आगे है। इसका मतलब मैं बिल्कुल इस प्रिज्म तो तुम जानते हो, ये तो आप अपने आप सोचोगे कि सर बिल्कुल उसके सेंटर पे है। अब हमें समझ में आ गया है, ठीक है। और ये बात ध्यान रखना, ये वाली जो एक्सिस है जो इसके नीचे वाले ट्रायंगल के सेंटर से जा रही है और जो ऊपर वाले सेंटर के ट्रायंगल है उसको हमने क्या मान लिया है? जेड एक्सिस। अगर ये वाली जेड एक्सिस है तो अब तुम जानते हो बेटा, इसको तुम एक्स मान सकते हो बीच से जाती हुई, या y मानो, वो तुम्हारी मर्जी है। परपेंडिकुलर को xy कुछ भी मान सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब दूसरी ज्योमेट्री को देखो जिसको मैं कंपेयर करने जा रहा हूं आप लोगों के साथ, वो है आप लोगों के साथ नहीं, ट्रायंगल प्रिज्मेटिक के साथ, वो है स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक। अब स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक को कैसे समझना है? 4 लिगेंड ऊपर हैं एक स्क्वायर बनाते हुए इस तरीके से, यानी कि लिगेंड है यहां पर, यहां पर भी है और यहां पर भी है। अगर एग्जैक्ट इसके नीचे हो जाते तो वो प्रिज्मेटिक नहीं बनता, वो एक क्यूब बन जाता या स्क्वायर प्रिज्मेटिक ज्योमेट्री बनता, एंटी प्रिज्मेटिक नहीं बनता। तो इसका मतलब नीचे वाले एग्जैक्ट इसकी पोजीशन पर नहीं है, यानी एग्जैक्ट नीचे जो है वो स्क्वायर नहीं बन रहा है,
बिल्कुल एग्जैक्ट नीचे स्क्वायर नहीं बन रहा है। यानी कि बहुत ध्यान से समझना जो मेरा पॉइंट है, क्योंकि मुझे इसको दोबारा बनाना पड़ रहा है, इसका मतलब तुमने कहीं ना कोई कुछ चीज मिस की है। ये एग्जैक्ट इसके नीचे होता तो इसको स्क्वायर प्रिज्मेटिक ज्योमेट्री हम कह सकते थे, लेकिन नीचे वाला स्क्वायर जो है वो 45 डिग्री पे घुमाना है तुम्हें। अब तुम सोचोगे 45 डिग्री कैसे घूमेगा, तो बेटा स्क्वायर को 90 डिग्री पे घुमा दो तो स्क्वायर अपनी जगह ही आ जाता है। 45 डिग्री पे घुमाएंगे तो ये काम तो आप खुद भी सोच सकते हो। आप यहाँ पे वीडियो को रोकिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ज्योमेट्रीज, और मैं कह रहा हूँ मैंने बहुत लॉजिकली समझाई है, कोई रटने का तरीका नहीं समझाया, इसलिए आप लोग सोचिए मेरी हर बात को रोक रोक के कि मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे। तो स्क्वायर को 90 डिग्री घुमाने पे स्क्वायर अपनी पोजीशन पे आता है, 45 डिग्री घुमाने पे वो कैसा हो जाएगा, कुछ 45 डिग्री घुमाने पे स्क्वायर इस तरीके से आएगा बेटा, यहाँ पे इस तरीके एक्चुअल में यहाँ पे है। तो 4 लिगेंड जो ऊपर हैं वो यहां पर हैं, और 4 लिगेंड जो नीचे हैं वो यहां पर हैं। इस ज्योमेट्री को हम बोलेंगे, और मेटल, यस वेयर इज योर मेटल, मेटल बिल्कुल इनकी बॉडी सेंटर पर प्रेजेंट हो। जैसे मान लो क्यूब बन रही थी, क्यूब के सेंटर पे है। अब ध्यान से समझना, 4 लिगेंड ऊपर, 4 नीचे, और ये वाली एक्सिस अब भी हमारी क्या है, जेड एक्सिस है। क्लियर है? तुम मान लो अब यहां से ये है बैरी सेंटर, और अब हम डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग दोनों ही मेटल के लिए समझते हुए चलेंगे। तो जरा ध्यान से देखो, मैं सिर्फ डीजेड, देखो डीजेड स्क्वायर को पिक करता हूं पहले, या डी एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, जिसको मन चाहे उसको पिक कर सकते हो। तो अगर मैं डीजेड स्क्वायर की बात करूं, तो क्योंकि अब तुम्हें खेल देखना है, समझा तो मैं पहले वीडियो में चुका हूं, अब तुम्हें मजा आ रहा होगा, ओहो सर ने तो बेहतरीन डायग्राम बना दिए। तो इससे समझ लो भाई, इसका जो डीजेड स्क्वायर है उसकी लोब बेटा इस तरीके से जाएगी। ये देखो फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, ये डीजेड स्क्वायर इसका यहां पे है बिल्कुल बीच में प्रिज्म के, इसका डीजेड स्क्वायर भी बेटा यहां पर है, फूल खिले हैं। अब तुम मुझे ये बताओ, इस डीजेड स्क्वायर के पास ये लिगेंड्स की फील्ड आ रही होगी, वो तो मैंने इसको यहां रोक दिया, मान लो इससे बड़ा ही होता, भारी आ रहा होता। अब जरा इसका डिस्टेंस देखो, यहां पे 4 लिगेंड है, तो तुम भी ये बात समझ रहे हो कि मैंने लगभग बराबर ही मेटल के डी ऑर्बिटल बनाए हैं। तो जब 4 लिगेंड है तो वो थोड़े से दूरी पे हैं, और डी ऑर्बिटल की लोब जो है वो आसानी से बीच में नजर आ रही है। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब मैं ये बात कह सकता हूं कि यहां पर बहुत कम गैप है लिगेंड के बीच में। एरिया देखो, ये एरिया ट्रायंगल है, ये एरिया उससे दुगना हो गया, लिगेंड यहां 3 है, यहां 4 है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि रिपल्शन इसमें ज्यादा है, ठीक है। इस वजह से इसका जो डीजेड स्क्वायर है वो स्लाइटली हायर एनर्जी में रहेगा, लेकिन इसका जो डीजेड स्क्वायर है वो हायर एनर्जी में नहीं होता है, वो लोअर एनर्जी में है। ये हो गई है डीजेड स्क्वायर की कहानी। बात समझ आ रही? ऐसे ही मुझे तुम्हें हर एक ऑर्बिटल बना बना के दिखाना चाहिए, और उसमें बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए कॉन्सेप्ट वाली बात पे आते हैं। अब नेक्स्ट देखो, अगर ये था जेड एक्सिस, तो अब यहां से वो सब पुरानी बातें हैं। ये वाली एक्सिस जो है, लेट सपोज वो एक्स है, तो इसके लिए भी बेटा ये वाली एक्सिस जो है वो कौन सी रहेगी, एक्स ही रहेगी, और ये वाली जो है वो कौन सी रहेगी, वाई रहेगी, ठीक है। अब एक्स एक्सिस इस तरीके से है और वाई इस तरीके से है। दोनों में कंपैरिजन समझो, ऊपर 3 लिगेंड, नीचे 3 लिगेंड। इस वाले में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ऊपर 4 लिगेंड, नीचे 4 लिगेंड। वो अलग बात है, इसमें 4 ऐसे हैं, इसमें थोड़े से स्टैगर्ड है। बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से देखो, डीजेड स्क्वायर कोई बहुत ही पिच का हो ऑर्बिटल नहीं होता। लोब का मतलब होता है ऐसी मोटी लोब होती है। इसमें भी 2 लोब हैं इस तरीके से। अगर ये x है और ये y है, x y, तो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल को समझ लो, dxy बिल्कुल उसी तरीके से रहेगा। क्योंकि अब तुम बहुत सिंपल तरीके से समझो, इस डायग्राम की भी तुम्हें जरूरत नहीं है। 3 लिगेंड ऊपर, ये नीचे बनाया मैंने, 3 ऊपर, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की 4 लोब यहां पर है इस प्लेन में। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की 4 लोब इस प्लेन में है, 4 ऊपर 4 नीचे। बताओ रिपल्शन कहां ज्यादा हो रहा है भाई? यहां 6 लिगेंड की फील्ड के बीच में dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, और dxy भी इसी प्लेन में है। यहां 8 लिगेंड के बीच में dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dxy है, तो रिपल्शन ज्यादा किसमें?
इसमें ज्यादा रिपल्शन होगा। दैट इज, लेकिन ये बात ध्यान रखना, रिपल्शन ज्यादा होने डजंट मीन ऑलवेज। मैं इन दोनों के कंपैरिजन में बात कर रहा हूं, अदरवाइज अगर तुम ध्यान से देखो दोनों में ही इस प्लेन में कोई भी लिगेंड नहीं है। दैट इज वाई इस केस में dx² माइनस y² जो है वो बैरिसेंटर से नीचे है और dxy की लोब भी इसी प्लेन में है। इस केस में dx² माइनस y² जो है आई गेस वो भी स्टेबलाइज था dx² माइनस y² और dxy। अब दोनों के ही केस में सबसे हाइयर एनर्जी में कौन है? अब ध्यान से, x एक्सिस, y एक्सिस, ठीक है, z एक्सिस। अब तुम किसी भी एक एक्सिस को ले लो, z x, तो dxz कहां हुआ? उसकी लोब इस तरीके से हुई, क्लियर है? z x लोब बीच में, ऊपर 3 और नीचे 3 लिगेंड, तो xz और yz की लोब्स जो है एक तरीके से तुम एक को ही ले लो, कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी, तुम इसे x मानो या y मानो। जो xz के साथ बिहेवियर है वो yz के साथ हो रहा होगा। तो ऊपर 3 और 3 नीचे लिगेंड है और इनकी लोब उन्हीं लिगेंड की तरफ को जा रही है। इसमें भी z x ऊपर लोब नीचे लोब, ऊपर 4 लिगेंड नीचे 4 लिगेंड, इनकी भी लिगेंड की तरफ को जा रही है, लेकिन इसमें लिगेंड क्या है? ज्यादा है। ये बात समझ आ रही है? तो यानी कि दोनों ही केस में तुम ये बात समझ सकते हो। क्या बात समझ सकते हो कि दोनों ही केस में सबसे ज्यादा रिपल्शन किस में हो रहा है? वो dxz और dyz में हो रहा है। यानी इसमें भी सबसे ऊपर dxz और dyz होगा, इसमें भी सबसे ऊपर dxz एंड dyz होगा। बात समझ में आ गई है और आ जानी चाहिए। किसी को अगर एक भी दिक्कत है, एक भी मतलब एक भी, तो आप कमेंट करेंगे, मैं एक भी ऐसा केस जाने नहीं दूंगा जो किसी बच्चे को समझ में नहीं आया। बेटा बस मैं तुमसे इतनी सी बात कहना चाहता हूं कि मैं उतने एफर्ट डालता हूं उस टॉपिक में जितने मुझे लगता है एक बच्चों को, क्योंकि ये नेट गेट लेवल की चीज़ें हैं, इसलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आप लोग एक बार में बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। लेकिन अगर आप लोगों को एक भी डाउट है तो मैं यहाँ पे हूँ, और जब तक मैं यहाँ पे हूँ और केमिस्ट्री में सिखाता रहूँगा और बहुत ज़बरदस्त सिखाऊंगा, तुम्हें मज़ा आ जाएगा। और तुम अपने छोटे भाई बहनों को भी कभी सिखाओगे ना तो उन्हें वो फील आएगी केमिस्ट्री में जो हमें कभी नहीं आई, क्योंकि हमारे टीचर्स ने जो है हमारे साथ थोड़ा सा गेम ज़्यादा खेला है, ठीक है। या तो वो गेम इन द सेंस कि वो एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा ओरिएंटेड रहे, या हमें सीधा सीधा एग्ज़ाम के क्वेश्चन सोल्व करने की तरफ पार्ट दिया कि भाई सिर्फ एग्ज़ाम को ही सोल्व कर लिया जाए। तो सबका एक्सपीरियंस ऐसा नहीं होता, कईयों के टीचर बहुत अच्छे भी हो सकते हैं, ठीक है, तो उन्होंने बहुत सही गाइडेंस भी दी हो सकती है। तो सब मैं अपनी बात कर रहा हूँ क्योंकि हम अपनी लाइफ में जो एक्सपीरियंस करते हैं उसी हिसाब से हम चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं। तो मैं ऐसा हूँ, शायद मेरे को कुछ फील हुआ होगा, इसलिए मैं इस तरीके से चेंज कर रहा हूँ। आप लोग जैसे भी कर रहे हैं अपना अच्छा करते रहिए, ठीक है, और पढ़ाई लिखाई पर अपना ध्यान बनाए रखिए, अपने एग्जाम को क्लियर कीजिए। और दूसरी बात, कंपैरिजन वाली चीज़ों को आप बिल्कुल भी ध्यान ना दें, कोई कंपैरिजन नहीं है। जिस दिन मेरी एक बात समझ लेना, आज तुम्हें खुश रहना है, कंपैरिजन करना छोड़ दो अपने आप का किसी से भी। अगर तुमने आज किसी से कंपैरिजन करना छोड़ दिया है तो तुम दुनिया के सबसे सुखी इंसान हो। और हम इसीलिए ध्यान से, जो मैं कभी लाइफ में बता रहा हूँ, कंपैरिजन नहीं करता हूँ अपना। मुझसे बेटर भी लोग होंगे तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? अब हमारा अंबानी के पास इतना पैसा है तो मैं क्या कंपटीशन में लगूं? क्या मैं अपने पड़ोसियों से, भाई बहनों से सोचूं इनके पास क्या है, क्या कमा लिया है, क्या आता है? तो ये सब लाइफ का पार्ट है। आप लोग सिर्फ अपना 100% दीजिए, देयर इज नो कंपैरिजन। सबकी अपनी लाइफ है, अपनी मेहनत करेंगे, बेस्ट ऑफ लक। कोई भी डाउट है, कोई भी डाउट नहीं रुकेगा। याद रखना, चाहे जाओ जहाँ भी जाना है केमिस्ट्री सीखने, तुम्हें यहीं आना है, ठीक है। टेक केयर।